उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मुझे पहाड़ों से थोड़ा दूर जाना है, फैमिली के क्लोज्ड कल्चर से, वो सब से, और मुझे बिगनिंग से यकीन था कि ये मैं हिमाचल में ही करूँगी। ये फिर टीनेजर्स आते हैं जिसमें रिबेलियस फेज आता है, और ऐसी व्यक्ति बन गई जिनका आधा लाइफ पहाड़, बहुत पहाड़, ठेठ पहाड़ी था, और आधा लाइफ काइंड ऑफ अर्बनाइज्ड हो गया था। अपनी मेन लड़की है निया, वो मेरे एज ग्रुप की है, मेरे सोशल क्लास की है, वो ये है क्लाइमेट चेंज के बारे में। हिमालयस में अगर आप देखें तो इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, फ्लैश फ्लड्स हुए हैं, लैंडस्लाइड्स हुए हैं। जब छोटी थी विंटर्स में कितना स्नोफॉल होता है मुझे याद है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट जो भी बोलते हैं, जो कैरेक्टर है निया, वो अपनी जिंदगी में इस स्टेज पे है कि ना ही वो अपने पेरेंट्स से क्लोज है, वो आप फोन कॉल्स पे देख सकते हैं, ना ही उसके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो भाग के उसके सहायता के लिए आ रहे हैं। काफी आइसोलेटेड लाइफ रह रही है वो। ग्लेशियर के पिघलने, क्लाइमेट चेंज, पहाड़ों के फटने, पर्यावरण आदि की चिंता करने वाली व हिमाचल में जन्मी परवरिश पाने वाली सुभद्रा महाजन पत्रकार बनना चाहती थी। इसलिए मुंबई मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने पहुंच गई, लेकिन 1 साल के अंदर उनका इरादा बदल गया। फिर फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग ले ली, मशहूर फिल्म सर्जक पान नलिंग के साथ जुड़ गई। फिर पान नलिंग के साथ फिल्म एंग्री इंडियन गॉडेस का सह लेखन किया, जिसका प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में संपन्न हुआ, और देखते ही देखते वह रातों रात इंटरनेशनल ख्याति पा गई, क्योंकि वह ऑडियंस चॉइस अवार्ड के लिए रनर अप रही। यह फिल्म 60 से अधिक देशों में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसके बाद भी सुभद्रा महाजन पान नलिन के साथ काम करती रही। पान नलिन की पिछली फिल्म दी लास्ट शो में वह मुख्य सहायक निर्देशक थी। आप लंबी छलांग लगाते हुए सुभद्रा महाजन बतौर लेखक, सह निर्माता व निर्देशक अपनी पहली फीचर फिल्म सेकंड चांस लेकर आ रही हैं। फिल्म सेकंड चांस का प्रीमियर प्रॉक्सिमा प्रतियोगिता में कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में संपन्न हो चुका है। इसके अलावा 7 अन्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में धूम मचाने के बाद अब फिल्म सेकंड चांस 13 जून को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म सेकंड चांस की कहानी के केंद्र में अवैध गर्भपात के आघात से जूझती उल्टी निया है, जो कि सुकून की तलाश में अपने हिमाचली गृहनगर की बर्फीली सफेदी में वापस आती है, जहां उसे 3 अलग अलग उम्र के लोगों से प्यार, लगाव, अपनापन के साथ ही बहुत बड़ी सीख मिलती है। हिमाचल से संबंध रखने वाली सुभद्रा महाजन अपने गृह राज्य के कल्चर, पहनावे, खान पान आदि पर केंद्रित कहानियां ही सिनेमा में सुनाना चाहती हैं। सुभद्रा महाजन जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मुझे बताएं कि क्या आपके परिवार में कला का माहौल रहा है, तो किस तरह का है, और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी, मैं हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करती हूँ। मैं शिमला में पैदा हुई थी और ज़्यादातर वहीं पे मेरा एजुकेशन, अर्ली स्कूलिंग हुआ है। मेरे फादर, उनका नाम हर्ष महाजन जी है, वो चंबा को बिलोंग करते हैं। मेरी मदर, जिनका नाम उमा है, वो शिमला को बिलोंग करते हैं। लेकिन मेरे बचपन में उनका काम ही ऐसा था कि हमने हिमाचल की हर वादी में थोड़ा थोड़ा टाइम बिताया है। कुल्लू में, किन्नौर में, चंबा में तो है ही हमारा पुस्तकानी घर, और थोड़ा सा टाइम लाहौल स्पीति में, धर्मशाला में। तो मैं आई लाइक टू से आई एम हिमाचली, क्योंकि आई फील कि मैं हर पार्ट ऑफ हिमाचल से हूँ। एंड वैसे तो माई फादर हैज बिन इन पॉलिटिक्स एंड इन बिजनेस। मदर एक्चुअली होम मेकर है, लेकिन वो लिखते भी हैं और इन्वायरमेंट और सोशल का, एनजीओ का काम भी करते हैं। अगर आप कला के बारे में पूछे तो मेरी मदर, जिनका नाम उमा महाजन है, उनका मेरन नेम उमा सिंह है, तो कला का इन्फ्लुएंस उनसे ज़्यादा आया है, क्योंकि वो लिखते हैं और एनजीओ का काम करते हैं, होम मेकर भी हैं। तो
उस साइड से थोड़ा सा एक्सपोजर आया है, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड ऑफ कोर्स सिनेमा। या आपकी मम्मी लिखती हैं, जी। क्या चीज़ें लिखी हैं और आपने क्या पढ़ा है उसमें से? मेरी मदर ने काफ़ी कुछ रिसर्च पेपर्स वगैरह तो बहुत ही कुछ ही लिखे हैं। उन्होंने एक बुक लिखा है, उसका नाम है बिटवीन वर्ड्स। वो आई थिंक तकरीबन 2000 के साल में पब्लिश हुआ था। इट इज़ उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड है, जबकि वो एज चंबा में चंबा के लोकल स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चर जो काफ़ी पर्टिकुलर है, उसके बारे में उन्होंने थीसिस किया था। तो थीसिस तो सबमिट कर दिया, लेकिन उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उन्होंने क्या क्या सीखा था उस, और किन किन लोगों से उनकी पहचान हुई और क्या क्या उनके एक्सपीरियंसेस थे, वो उन्होंने वो किताब में लिखा है, जिसका नाम है बिटवीन वर्ड्स। एंड अभी तक वो काफ़ी ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स उन्होंने लिखे हैं जो अभी एडिटर्स के साथ हैं, और मैं उनको इनकरेज करती रहती हूँ कि सेंड। एंड हर आर्टिस्ट का अपना जर्नी होता है, जैसे आपको पता है, बट आई एम वेरी होपफुल एंड एक्साइटेड कि उनका दूसरा किताब जल्द से जल्द आएगा। आपकी मम्मी लेखन करती हैं, तो उनके लेखन से आप किस तरह प्रभावित हुए कि आपने सोचा कि मैं फिल्म मेकिंग में चले जाऊँ? क्या हुआ? फिल्म मेकिंग, देखिए हिमाचल जैसी जगह में फिल्म जो होती है वो देखने की चीज ही होती है। कभी ऐसे आइडिया नहीं था कि इसमें काम भी होता है और हम इसके काम में जुड़ सकते हैं। वो खाली जो हम स्पेक्टेटर बोलते हैं, हम स्पेक्टेटर के ओर से देखते हैं। और हिमाचल में अभी तक बहुत कम सिनेमा हॉल हैं, तो ज़्यादातर मेरे पहले जो फिल्म्स देखी थी वो मैंने VHS पे देखी थी, और फिर स्लोली फिर जी सिनेमा और ऐसी चीज़ें में पुरानी हिंदी फिल्म्स मैं मेरे नानी के साथ देखती थी, और VHS पे जो बच्चों के कार्टून्स हैं, थोड़े से बच्चों की फिल्म है, तो मेरा अर्ली एक्सपोजर का फिल्म वहाँ से हुआ था। और लेकिन उस टाइम तक हमेशा लगता था कि ये मनोरंजन वाली चीज़ है, ये कुछ सीरियस करियर नहीं है। और जैसे कि मेरी मदर लेखक हैं, और मेरे मदर के दूसरे परिवार में भी मेंबर्स में भी लिटरेचर एंड राइटिंग इज क्वाइट अप्रिशिएटेड। और स्कूल के टाइम में मैं भी काफ़ी प्राइजेस विन किए मैंने क्रिएटिव राइटिंग में, और हमारा एक स्कूल मैगजीन था जिसकी मैं एडिटर बनी। तो मुझे लगा कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगी। और तब तो कॉलेज में मैंने मास मीडिया चुना, और मास मीडिया का मेजर मैंने जर्नलिज्म में किया, और मुझे तो 100% उस टाइम श्योरिटी थी कि मैं जर्नलिज्म ही करूँगी। अब ऐसा हुआ कि मुझे ऑप्शन था कि मैं दिल्ली में कॉलेज करूँ या मुंबई में, और मुझे उस टाइम ऐसे लगा कि उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मुझे पहाड़ों से थोड़ा दूर जाना है, फैमिली के क्लोज्ड कल्चर से, वो सबसे जितना दूर जा सकूँ उतना अच्छा मुझे फ्रीडम मिलेगा। तो मैंने मुंबई चुना दिल्ली के बजाय। मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, तो हर कॉलेज में तो एडमिशन तो मिल गई थी, लेकिन मुंबई में मैं आई, और मुंबई में मेरी स्टडीज शुरू हुई सेंट जेवियर्स कॉलेज में। और जर्नलिज्म तो मैं पढ़ ही रही थी, लेकिन सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक फिल्म क्लब था जो मैंने ज्वाइन किया। उस फिल्म क्लब में मैंने वैसी फिल्में देखी जो अभी तक मैंने कभी देखी नहीं थी, जैसे कि क्लासिक्स, इंडियन क्लासिक्स, जैसे आप बोले सत्यजीत रे एंड ऋत्विक घटक एक्सेट्रा, या तो वेस्टर्न क्लासिक्स, वर्ल्ड सिनेमा, अकीरा कुरोसावा, टार्कोव्स्की, फेलिनी, वो दोज टाइप ऑफ फिल्म्स देखें, और मॉडर्न स्लाइटली मॉडर्न फिल्म्स भी देखें, वोंग कार-वाई के एंड किस्लोव्स्की के, एंड ईरानियन सिनेमा देखा। और वो एक्सपोजर मेरे माइंड पे बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा, और मुझे बहुत पसंद आई ये फिल्में। और तब मैंने सोचा कि मुझे इस टाइप की फिल्में बनाने की कोशिश करनी है। अच्छा, आपने कहा कल्चर हिमाचल में कुछ अलग था, इसलिए आप पहाड़ों से थोड़ा दूर जाना चाह रही थी जी। तो जो पहाड़ों का कल्चर या आपके घर का जो कल्चर था जी, वो क्या था, या अब उसमें कितना बदलाव आ गया है, और बम्बई के कल्चर आपने क्या फर्क देखा? जी, काफ़ी फ़र्क है, ऑनेस्टली बहुत फ़र्क है। मेरे फादर के साइड की फैमिली काफ़ी ठेठ पहाड़ी हैं। मदर की साइड एक्चुअली, इफ़ यू रिमेंबर, शिमला वाज कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश राज, तो मदर की फैमिली काफ़ी एंग्लोसाइज्ड है।
तो इसलिए पहला लैंग्वेज मेरा जो मैंने सीखा था इंग्लिश था, हिंदी बाद में सीखा। लेकिन तो ये ड्यूअल इन्फ्लुएंसेस थे मेरे चाइल्डहुड के, जो आई थिंक अभी तक मेरी फिल्म में भी काफ़ी दिखते हैं, क्योंकि एक साइड काफ़ी इंग्लिश स्पीकिंग एंग्लोसाइज्ड साहब लोग टाइप ऑफ कल्चर है, एंड दूसरा ठेठ पहाड़ी कल्चर। और ये दोनों कल्चर अगर आप मुंबई के कल्चर से देखें तो बहुत ही अलग है, बहुत बहुत अलग है। चलिए, सेन जीवन में पढ़ाई के दौरान फिल्म क्लब ज्वाइन करने के बाद जब आपके दिमाग में आया कि मुझे भी फिल्में बनानी है, जी, तो फिर आगे कैसे आपने शुरुआत की, क्या कोई ट्रेनिंग ली, क्या किया आपने? जी। तो जर्नलिज्म की पढ़ाई तो मैंने ख़त्म की, थोड़ा सा काम भी किया, पर तब तक काम करने के बाद तो मुझे 100% समझ में आ गया था कि ये जर्नलिज्म का काम मेरे लिए नहीं है, मतलब आई एम नॉट सूटेबल फॉर इट, और इसमें मेरा इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं था, फिल्म पे ऑलरेडी दिल आ चुका था। तो तब मैंने सिर्फ एक साल का पोस्ट ग्रेजुएशन किया अगेन जेवियर से, फिल्म एंड टेलीविजन में। तो मेरा थोड़ा टेक्निकल ट्रेनिंग हो गया था, और मुझे डेफिनेटली ये श्योरिटी थी कि बॉलीवुड टाइप ऑफ फिल्म्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, काम ज़्यादा उनमें करना नहीं था। तो मैं सोच रही थी डॉक्यूमेंट्री या कोई इंडिपेंडेंट फिल्म या वर्ल्ड सिनेमा टाइप। तभी मुझे ये इंफॉर्मेशन आया कि एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है पैन नलिन, और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई थी समसारा, जो मैंने देखी थी जब मैं स्कूल में ही थी, लेकिन उस फिल्म की मैं ह्यूज बहुत बड़ी फैन थी। तो मुझे ये जानकारी आई कि पैन नलिन फ्रांस में रहते हैं, लेकिन फ्रांस छोड़ के अब वो इंडिया में आके सेटल हो चुके हैं, और मुंबई में उनका ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस, और वो ऑफिस असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं। तो मैं इंटरव्यू के लिए चली गई और मुझे जॉब मिल गया, मैं बहुत खुश थी, और तब से लेके आज तक मैं पैन नलिन के साथ काम करती हूँ। तो पहले तो बहुत बेसिक वर्क था, ऑफिस का काम, एडमिन का काम थोड़ा थोड़ा, फिर प्रोडक्शन का काम में आ गई, फिर थोड़ा सा उनका ट्रस्ट, उनका भरोसा मेरे ऊपर आया, तो फिर क्रिएटिव काम उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा सौंपने दिया, तो उनका असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट का काम किया, उनका जब वो स्क्रिप्ट लगते हैं उस पर रिसर्च में हेल्प किया। इवेंचुअली मैंने इनके साथ एक स्क्रिप्ट को राइट की, उसका नाम है, फिल्म का नाम है एंग्री इंडियन गॉडेसेस। वो 2015 में इंडिया में रिलीज हुई थी, और रिलीज से पहले तो ऑफ कोर्स उसका काफ़ी फेस्टिवल्स में ट्रैवल की थी, और बाकी देशों में भी बहुत रिलीजेस वगैरह हुई थी उनकी। तो दैट वाज, यू कैन से, माय फर्स्ट बिग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन अ फिल्म, राइटिंग एंड बीइंग chief AD on set and in through post also. Yes. पैन नलिन से आपने क्या सीखा? सब कुछ उन्हीं से ही सीखा है, ऐसे समझिए। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, एंड बहुत ही बेहतरीन फिल्म मेकर हैं, बहुत ही रेयर क्वालिटीज़ हैं उनमें, बहुत कुछ सीखा है। क्रिएटिविटी एक चीज़ है, शायद क्रिएटिविटी सीखी नहीं जाती है, शायद आप क्रिएटिव हैं या नहीं हैं, लेकिन फिल्म मेकिंग ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें क्रिएटिविटी के साथ बहुत सारा क्राफ्ट और बहुत सारा डिसिप्लिन चाहिए होता है, और उसके आगे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में बहुत सारा, जो मैं थोड़ा सा स्लैंग टर्म लूंगी, जुगाड़। तो ये सब मैंने एक्चुअली नलिन सर से सीखी है, क्योंकि वो बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं स्क्रिप्ट्स वगैरह, आइडियाज भी उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का काम आते हैं तो उनका माइंड डायरेक्टर से प्रोड्यूसर पे स्विच हो जाता है, और वो बहुत समझदारी के साथ नेविगेट करते हैं कि जो मेरा आइडिया है इसको बेस्ट पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स में कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये बहुत ही अच्छी लर्निंग हुई है उनसे, और वो उन्होंने मेरे से काफ़ी ज़्यादा दुनिया देखी है, और बहुत सारी फिल्म्स देखे हैं, हर दुनिया में, फ्रांस में रहते ही हैं, तो उनसे भी बहुत इंटरनेशनल सिनेमा के बारे में सीखा है, इंटरनेशनल सिनारियो के बारे में बहुत कुछ सीखा है उनसे। आपके दिमाग में कब आया कि अब पैन नलिन से अलग अपनी खुद की फिल्म बनाई जाए? जी, हमने 2019 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम है लास्ट फिल्म शो। उसका गुजराती टाइटल है चेलो शो। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत टफ शूट था उसका, मैं चीफ एडी थी। बहुत टफ शूट रहा, लेकिन फिल्म बहुत बढ़िया बनी, और
वो फिर 2022 में ऑस्कर्स में गई थी इंडिया से, तो सक्सेस स्टोरी भी उसका बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद तब तक मुझे इतना काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं खुद इंडिपेंडेंटली एक फिल्म लिखना चाहती हूँ और डायरेक्ट करना चाहती हूँ, और मुझे बिगनिंग से यकीन था कि ये मैं हिमाचल में ही करूँगी। क्योंकि एक एज आता है, बचपन एक चीज होती है, फिर टीनेजर्स आते हैं जिसमें रिबेलियस फेज आता है, और जैसे मैंने कहा जितना दूर भागूं मैं पहाड़ों से और अपनी फैमिली से, उतना बेटर रहेगा। और वो फेज भी हो गया। फिर एक फेज आता है जब घर की याद आती है, और घर की अपने अपने पहाड़ों की बहुत याद आई, एंड मैं वापस जाने लगी ज़्यादा टाइम के लिए, होम कमिंग टाइप ऑफ, एंड नॉट जस्ट विद माय फैमिली। मैं हिमाचल में अकेले ट्रैवल करती थी, बाकी काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनाए और ट्रैक्स करती थी बैठ के। काफ़ी वहाँ के, हमारा इतना सारा लोकल कल्चर है, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहा। इन्वायरमेंटल इश्यूज में थोड़ा सा इंटरेस्ट, एंड काफ़ी ऐसी चीज़ें। फोटोग्राफी तो वहाँ पे इतनी बढ़िया होती है कहीं पे भी। तो ये सब चीज़ें मैंने शुरू की वहाँ पे, एंड तभी मुझे ये आइडिया आ चुका था कि जब भी मैं अपनी पहली फिल्म बनाऊं तो हिमाचल में ही बनाऊंगी। एक और कारण है इसका कि अगर आप देखें इंडियन रीजनल सिनेमा में हर जगह से बढ़िया फिल्म्स आती हैं, खास करके साउथ से, स्पेशली केरला से, असम से भी आती हैं, बंगाल से भी आती है, गुजरात से भी, हर जगह से आती है। लेकिन हिमाचली फिल्म आपने शायद कभी सुना नहीं होगा, या शायद एक आध सुना होगा। तो हमारी हिमाचल की बहुत कम फिल्में बनी हैं। हाँ, बॉलीवुड लोग जाते हैं मनाली, खजियार, काइंड ऑफ ब्यूटीफुल लोकेशंस में एक सॉन्ग डांस शूट करके वापस आ जाते हैं। लेकिन मेरा मतलब है हिमाचली कहानी, जिसमें हमारे लोग, हमारा कल्चर, हमारे रहने का स्टाइल, हमारा फिलॉसफी, हमारी कहानियाँ, हर चीज़ ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन से अभी तक ज़्यादातर हुई नहीं है। तो यही मेरी इच्छा थी कि मैं अपने पहले फिल्म में एक ऐसी कहानी बताऊँ। जो आपकी कहानी है सेकंड चांस जी, तो इसका बीज कहाँ से आया था आपको? कहानी का बीज कहाँ से आया आपको? कोई घटनाक्रम आपने देखा था? बीज तो यही जो मैंने आपको अभी कहा कि मैं एक ऐसी व्यक्ति बन गई जिनका आधा लाइफ ठेठ पहाड़ी था, और आधा लाइफ काइंड ऑफ अर्बनाइज्ड हो गया था, यंग अर्बनाइज्ड वुमन। तो मुझे एक ऐसी फिल्म बनानी थी जो इन दोनों दुनियाओं को मिला दे, मिक्सचर ऑफ दीज टू वर्ल्ड्स। तो मुझे एक ऐसी कहानी बतानी थी जहाँ पे एक यंग लड़की अर्बन दुनिया से, दिल्ली से है वो, वैसे मुंबई से भी हो सकती है, बैंगलोर से, मेरी कहानी में दिल्ली से है वो, जहाँ किसी चीज़ की वजह से वहाँ पे पहाड़ों पे जाती हैं, और उसका वहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहता है, और जिन लोगों से वो क्लोज हो जाती है वहाँ पे, उनके लाइव्स में क्या क्या हो रहा है। तो काइंड ऑफ स्टोरी अबाउट मीटिंग ऑफ टू वेरी डिफरेंट वर्ल्ड्स। मैंने फिल्म देखी है, और उस फिल्म को देखने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपने लोगों की साइकोलॉजी को पकड़ने की कोशिश की है जी। वो चाहे वो चाइल्ड साइकोलॉजी हो जी, चाहे वो बुढ़ापे की जो साइकोलॉजी उसको, जी। ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से सीखी, कैसे आपको समझ में आई? 3 प्रोटैगनिस्ट हैं। एक तो जो अपनी मेन लड़की है निया, वो मेरे एज ग्रुप की है, मेरे सोशल क्लास की है, काफ़ी अच्छी फैमिली से आती है कि वो अफोर्ड कर पाए कि जब भी चाहे वो जा सकती है, एक घर पड़ा हुआ है पहाड़ों में, खाली पड़ा हुआ है 10 सालों से, वो सब। एंड उसके तो शी इज़ क्वाइट क्लोज टू माई करंट रियलिटी एज अ पर्सन, सो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड दैट साइकोलॉजी। जो बच्चा है 7 साल का जिसका नाम सनी है, एक टाइम मेरी लाइफ में मैं वो बच्चा हुआ करती थी जो अकेले पहाड़ों में रहता था और काफ़ी लोनली है, और किसी भी हालत में किसी को पकड़ लेगा अपने साथ क्रिकेट खेलने के लिए या कुछ करने के लिए, और अपनी ही दुनिया में रहता है।
ज़्यादा कुछ मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन जब जब लोग फिल्म देखेंगे तो देखेंगे कि उसने अपनी खुद की दुनिया कैसी बनाई है, जिसमें वो सुपरमैन है, जिसमें उसकी एक उम्मीद है, एक आशा है, वो सब चीज़ें। तो वो मुझे बस वो टैप इन करना था मेरे मेमोरीज में कि उस टाइम पे मेरी साइकोलॉजी कैसी थी, टू राइट द कैरेक्टर ऑफ द चाइल्ड। ऑल्सो ऑफ कोर्स जो बहुत हेल्प किया था, जो जिस लड़के ने सनी का रोल किया है, कनव ठाकुर, उसके साथ मैंने बहुत टाइम बिताया और उसके साथ विलेज में घूमती थी और उससे बातचीत करती थी, उससे फ्रेंड्स बन गई। तो ही हेल्प मी गो बैक टू व्हाट अ चाइल्ड फील्स लाइक एंड एक्सपीरियंसेस। एंड जो सीनियर सिटीजन है भीमी जी, जो उनकी नानी है, एक्चुअली मेजॉरिटी उनका कैरेक्टर मेरी नानी से आया है। क्योंकि वैसे मेरी नानी ठेठ पहाड़ी नहीं थी, लेकिन उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर, जो विजडम था और जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, और जो मैं कह सकती हूँ उनका जो डिग्निटी था, दैट इज डिट्टो भीमी जी। जी, आपकी फिल्म में जी, नेचर की बात की गई है, माँ की बात की गई है जी, और माँ को नदी और देवताओं सब चीज से जोड़ा गया है जी। क्या कहीं ये सारी चीजें आपको अपनी माँ से मिली या उनकी किताब से मिली? काफ़ी कुछ एक्चुअली मेरी मदर की किताब आप पढ़ेंगे तो हाँ, उनका उनका स्टडी थोड़ा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है कि हमारी पुरानी पहाड़ी फिलॉसफी ज़्यादा नेचर वर्शिप में होती थी, खास करके आजकल के ज़माने में। और काफ़ी सालों से हम ज़्यादा टूवर्ड्स मोर काइंड ऑफ हिंदुइज्म जो हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन अगर हम बहुत प्रीवियस सेंचुरीज में जाएं तो फिर इट वाज मोर ऑफ अ नेचर वर्शिप। एंड हिमाचल में देवी देवता का कल्चर तो बहुत प्रेवलेंट है, खास करके कुल्लू वैली में जहाँ हमने ये फिल्म सेट की है। वहाँ पे हर गांव का एक अलग देवी या देवता होता है, उनका स्थान होता है और उनकी एक कहानी होती है कि ये कैसे कैसे इस्टेब्लिश हुई ये देवी या देवता। एंड मेनी टाइम्स दे आर एसोसिएटेड विद नेचर, या तो रिवर से एसोसिएटेड है, या ग्लेशियर से एसोसिएटेड है, या तो कोई पत्थर से एसोसिएटेड है, कभी कभी ट्री से एसोसिएटेड है। मुझे ये कहानियाँ बहुत फैसिनेटिंग लगती है और मुझे इनमें बिलीफ है, वेरी फ्रैंकली। मुझे इनमें कहीं तो उनका पावर, जब आप उस स्थान पे बैठे हुए हैं, खड़े हैं, आपको उनका पावर एंड प्रेजेंस आता है। आपको नहीं था कि इन कहानियों के माध्यम से कहीं ना कहीं उस नेचर को सुरक्षित रखने की बात हो जाती है? बिल्कुल, और होनी चाहिए, होनी चाहिए, इट इज नेचुरल। खास करके पिछले 5-10 साल में इतनी चर्चा हुई है क्लाइमेट चेंज के बारे में। हिमालयस में अगर आप देखें तो इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, फ्लैश फ्लड्स हुए हैं, लैंडस्लाइड्स हुए हैं, एक से बढ़ के एक घटनाएं, नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं। इट इज ऑल क्वाइट एविडेंटली लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज हम बहुत क्लोज क्वार्टर्स से देखते हैं हिमालयस में, और हम बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं है। वी आर एट द मर्सी ऑफ नेचर ओवर देयर। Himalayas are the youngest mountain ranges in the world, very fragile ecosystem. So we have to be all the more careful about how we handle nature. Unfortunately, government and industrialization इन चीज़ों को respect नहीं करती हैं। पिछले 25-30 साल से इतने ज़्यादा डैम्स बन गए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बन गए हैं, जिन्होंने पूरी टोपोग्राफी ऑफ अ वैली चेंज कर दी है। एक लेक बना दिया था जहाँ पे रिवर होता है, वहाँ पे ड्राई कर दिया, अब रिवर कहीं और गई है। फिर अगले साल फ्लैश फ्लड हो जाते हैं, तब सब सिर पकड़ के पूछते हैं कैसे हुआ, क्यों हुआ। बट इट्स क्वाइट ऑब्वियस टू से कैसे हुआ और क्यों हुआ। फिर ऐसी चीज़ है कि किसी नेता ने अनाउंस कर दिया वोट विन करने के लिए, चलो यहाँ पे 6 लेन हाईवे बना सकते हैं। अब पहाड़ों में 6 लेन हाईवे कैसे बना सकते हैं? It's not possible। फिर भी बनाए हैं। नेक्स्ट मॉनसून में ऐसे पहाड़ गिर चुका है हमारे सिरों के ऊपर, इतनी ज्यादा लॉस हुई है।
लाइफ की, प्रॉपर्टी की, एंड इट्स ऑब्वियस व्हाई, बट पीपल आर स्टिल क्वेश्चनिंग, यू नो। आपको नहीं था कि ये जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं जी वो लोग जो नेचर है, जो पहाड़ों की प्रकृति है, पानी का जो नेचर है कि वो अपने लिए जगह ढूंढेगा जरूर, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। जहां तक मैंने वो प्लान्स देखे हैं, बिल्कुल मुझे लगता है उनको इस चीज का एहसास भी नहीं है, ख्याल भी नहीं है। शायद वो इंजीनियर कोई शहर में बैठ के उन्होंने शायद कभी ग्राउंड विजिट किया भी नहीं है, और अपने एकेडमिक रिसर्च से ये प्लान्स बना रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी तो देखी नहीं है। अगर देखी भी है तो शायद समझी नहीं है, क्योंकि एक साइट विजिट करने का, एक वीकेंड में जाके साइट विजिट करने की एक बात है, वहां पे एक्चुअली सालों साल रहना और देखना दूसरी बात है। बहुत फर्क पड़ता है। और इसका एक और बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ है, जो अब लोग बोल रहे हैं क्या क्या हुआ, कैसे हुआ है, स्नोफॉल हमारा ओवर द इयर्स इतना घट चुका है टू वेरी डेंजरस लेवल्स, एंड दैट स्नोफॉल इफेक्ट्स अब नदी का वाटर लेवल, which is after a point not just for Himachal but for everywhere in India, it's going to be a huge issue, you know. So snowfall also is something, जब मैं इतनी उम्र की नहीं हूँ, लेकिन मैं भी बोल सकती हूँ कि मैं जब छोटी थी विंटर्स में कितना स्नोफॉल होता है मुझे याद है, क्योंकि मैं सनी के साथ, सनी की जैसे मैं वहाँ पे खेलती थी और स्नोमैन बनाती थी। और इस बार हर साल हम बैठ के देखे, हम बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि स्नो कब आएगा कब आएगा। आता है तो इतना सा आता है, फिर पिघल जाता है, या तो कभी 5 साल में एक बार इतना भयंकर स्नोफॉल होएगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। सो वेदर पैटर्न्स हैव रियली चेंज्ड, क्लाइमेट इज रियली चेंज्ड, इट्स ऑल हमारे लिए सिग्नल्स हैं कि कुछ किया जाए, कुछ इसके बारे में। आपकी जो फिल्म की नायिका है जी, वो एक खास वजह से दिल्ली से जी पहाड़ों पर जा रही है। जी, उस वजह के बारे में डिस्कस करना चाहे तो डिस्कस करते हैं, क्यों नहीं डिस्कस करते हैं। तो सवाल एक ये आता है कि आपने फिल्म में दिखाया तो कि उसकी समस्या क्या हुई, उसने क्या किया, पर क्यों हुआ ये स्पष्ट नहीं होता। जो मैंने फिल्म देखा कि उसको अपने प्रेमिया होने वाले उससे अविश्वास क्यों आया कि उसने अबॉर्शन का निर्णय लिया। देखिए, मेरी नायिका, मेरी हीरोइन बोलते हैं, प्रोटैगनिस्ट जो भी बोलते हैं, जो कैरेक्टर है निया, वो अपनी जिंदगी में इस स्टेज पे है कि ना ही वो अपने पेरेंट्स से क्लोज है, वो आप फोन कॉल्स पे देख सकते हैं, ना ही उसके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो भाग के उसके सहायता के लिए आ रहे हैं। काफी आइसोलेटेड लाइफ रह रही है वो, जो आजकल की सिटीज में इतना अनकॉमन चीज नहीं है। और थोड़ा सा जो फिल्म में हम समझते हैं कि उसने कुछ बिजनेस प्लानिंग भी की है जो बिल्कुल फ्लॉप हो गई है, तो उसके लाइफ में कुछ ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। और इस काइंड ऑफ सिचुएशन में अगर एक यंग वुमन प्रेग्नेंट हो जाए तो बहुत और ऐसे आदमी के साथ जो उसका फिर ये न्यूज सुनने के बाद उसका फोन ही नहीं उठा रहा है, तो नेचुरल चॉइस तो यही होगा कि टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी इमीडिएटली। और ये एक टेक्निकल चीज है, लेकिन जो पिल बेस्ड अबॉर्शन है वो सर्जिकल अबॉर्शन से काफी कंसिडरेबली आसान होता है, लेकिन वो करवाने के लिए यू हैव टू डू इट विद इन पीरियड ऑफ 6 वीक्स। तो ज्यादातर लेडीज जब तक उनको पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो टर्मिनेशन करने के लिए बहुत कम समय होता है ये डिसीजन लेने के लिए, 1-2 दिन में उनको लेना पड़ता है, तो फटाफट से ले लेती है। लेकिन उसका जो साइकोलॉजिकल आफ्टरमैथ होता है उस महिला के सिर पे के मन में, वो काफी लॉन्ग टर्म हो सकता है, क्योंकि डिसीजन तो लिया है, लेकिन, और ये मैं नहीं कह रही कि इट्स अ टफ डिसीजन फॉर एवरी वुमन, बट कई गर्ल्स के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि हम जैसे कि हम देख सकते हैं निया में कुछ मटर्नल इंस्टिंक्ट है, वो जैसे बिल्ली को पालती है या जैसे उसका बिहेवियर सनी के साथ है, मटर्नल इंस्टिंक्ट तो है। और थोड़ा सा शायद उसको आई लेफ्ट इट लिटिल ओपन, थोड़ा सा गिल्ट भी हो सकता है, थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा ट्रॉमा भी हो सकता है। और खासकर कि ऐसी चीज करने के लिए, खासकर अगर पिल भी हो या सर्जिकल भी हो,
यूजुअली सिचुएशंस में जो जहाँ तक मैंने देखा है मेरी फ्रेंड्स और सहेलियाज, और मैंने रिसर्च भी काफ़ी किया है अबॉर्शन के ऊपर, इतना सोशल टैबू ही है कि गर्ल्स हैव टू गो थ्रू इट अलोन। किसी को पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती, कभी कभी फ्रेंड्स को भी नहीं बता सकती, और मेडिकल इशू है तो बहुत डर रहता है। और कभी कभी जैसे कि निया के केस में कभी कभी कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, जो कई केसेस में थोड़ा फेटल भी हो सकता है। तो मैं ज्यादा नहीं बताना चाहती, लेकिन दिस इज द सिचुएशन निया फाइंड्स हरसेल्फ इन। और वो दिल्ली छोड़ के वहां पे क्यों जाती है? क्योंकि जस्ट टू डील विद दिस ट्रॉमा एंड व्हाट शी हैज बीन थ्रू इन अ पीसफुल प्लेस, जहाँ पे उसको वो सोचती है कि यहाँ पे थोड़ा आइसोलेशन मिलेगा। विंटर का टाइम है तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो वो सोचती है थोड़ा आइसोलेशन मिलेगा, जो बिगनिंग में उसको मिलता है वो जो वो नहीं एक्सपेक्ट करती है कि उसको सहायता और ऐसी फ्रेंडशिप्स मिलेंगी एक 70 साल की पहाड़ी लेडी से या एक 7 साल के बच्चे से। ऐसा सपोर्ट मिलेगा कि वो ये ट्रॉमा ओवरकम करके अपने आगे बढ़े और अपनी लाइफ को एक सेकंड चांस दे पाए, और इतनी अच्छी फ्रेंडशिप्स बन जाए कि वो भी किसी तरह से उनको हेल्प करे उनके छोटे छोटे लाइफ्स में, उनके लाइफ्स में छोटे छोटे सेकंड चांसेस खोलने के लिए। आपको नहीं लगता कि इस तरह की सिचुएशंस किसी लड़की के साथ उस वक्त ज्यादा आती है जहां संयुक्त परिवार नहीं रह रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली नहीं रहती है, लोग एकाकी होते जा रहे हैं, वहां वो समस्या भी है ये? जी वो तो है ही। नाउ दिस इज इट्स थोड़ा डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन, क्योंकि द वे थिंग्स, ये बहुत प्रेजेंट प्रॉब्लम है एंड एवर चेंजिंग है। लेकिन सिटीज में यस इट इज अ फैक्ट कि जॉइंट फैमिलीज तो सिटीज में तो बहुत कम ही है, लेट्स से नेग्लिजिबल है। न्यूक्लियस फैमिलीज में भी यू नो स्पेशली व्हेन बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, कभी कभी इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव दैट काइंड ऑफ फैमिली बॉन्डिंग एंड अटेंशन एंड ट्रस्ट। ये भी चीज है। एंड some people are lucky enough to have a strong circle of friends, लेकिन आजकल के ज़माने में खासकर पोस्ट कोविड मैंने ऐसे देखा है कि एक तो ये फ़ोन ही ऐसी चीज़ है ना कि हम इतना आइसोलेट हो जाते हैं बाकियों के साथ, क्योंकि हम ऐसे ही हैं ऑल द टाइम, है ना। तो आइसोलेशन की चीज़ भी है, एंड आई फील वी आर अंडरगोइंग सम क्राइसिस। मैंने काफ़ी अपने पेयर्स को और अपने स्लाइटली यंगर जनरेशन मेरे से उनको देखा है कि यू नो उनका होल एजुकेशन सिस्टम ही एक तो हमारा ऐसा है कि हमें यही सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाएं, ऐसी पोस्टिंग कैसे मिले, फिर घर खरीदेंगे, फिर अब्रॉड जाएंगे हॉलिडे के लिए, फिर कार खरीदेंगे, फिर ऐसे। ये कभी नहीं समझाया जाता कि हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, हाउ टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल सिस्टम की टू डील विद एनीथिंग। तो मैंने काफ़ी सिचुएशंस देखी हैं जहाँ कुछ सेटबैक्स आए एंड पीपल आर नॉट एबल टू डील विद इट, क्योंकि इंटरनल रिसोर्सेज भी नहीं है डील करने के लिए, और एक्सटर्नल तो ऐसा टाइम ही ऐसा है कि इफ यू आर लकी यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली और अ गुड trustworthy friend circle, but many people don't have it. Nia is one of those who doesn't have it. तो आप ये भी मानती हैं कि शहरीकरण के कारण परिवार टूट रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया और मोबाइल ने उसमें जहर का काम कर दिया? सोशल मीडिया का काफी इट इज आई मीन पैराडॉक्सिकल है, क्योंकि सोशल मीडिया से हम सबसे कनेक्टेड रह सकते हैं, लेकिन वो कनेक्शन कितना डीप है? लाइक करने के लिए, एक दिल भेजने के लिए, या कुछ वो सब रील्स पे कमेंट करने के लिए तो ठीक है, लेकिन डीप कनेक्शंस मेरे ख्याल से है नहीं। इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा सुपरफिशियल कनेक्शंस ही है। नहीं, मुझे लगता है कि लोगों ने सोशल मीडिया का यूज क्या होता है वो नहीं समझ पाए हैं। जी वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। हमें यूज करना चाहिए सोशल मीडिया को, उससे हमें नहीं यूज करना चाहिए। ज्यादातर जो मैंने देखा है कि वी आर बीइंग यूज्ड बाय सोशल मीडिया एंड बाय एवरीथिंग एल्स ऑन द मोबाइल, नॉट द अदर वे अराउंड। जब आपने फिल्म बनाने का फैसला लिया जी, तो कलाकारों का चयन किस हिसाब से किया फिर?
जी, बिगिनिंग से मुझे डेफिनेट ये था कि मैं नॉन एक्टर्स लूँगी हर कैरेक्टर के लिए, इंक्लूडिंग निया। क्योंकि जैसे कि मैंने काफ़ी फिल्मों का नाम लिया, मैं फिल्मों का नाम नहीं लिया, थोड़ा सा बताया कि आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड सिनेमा, खास करके जो ईरानी न्यू वेव फिल्म्स हैं, अब्बास कियारोस्तामी एंड माजिद मजीदी के, उन्होंने बढ़िया से बढ़िया, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट टचिंग फिल्म्स बनाए हैं विद ऑल कास्ट ऑफ नॉन एक्टर्स। और उनके फेसेस तब से ही, जब से मैंने पहले बार जैसे चिल्ड्रन ऑफ हेवन या वेयर्स द फ्रेंड्स को देखा, उनके फेसेस मेरे पहाड़ी भाई बहनों से इतने मिलते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी ऐसा ही करना चाहूंगी। कर पाऊंगी कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन ट्राई तो करूंगी। तो पहले से ही मुझे नॉन एक्टर्स चाहिए थे। मैंने विलेजेस में एक बार शूटिंग लोकेशन थोड़ी फाइनलाइज हुई, तो आसपास के विलेजेस में जाके बहुत सारा कास्टिंग एक्सरसाइज किया। आई वुड लुक फॉर अप्रोप्रिएट फेसेस, जिस टाइप ऑफ कैरेक्टर्स मुझे चाहिए थे उनको अप्रोच करती थी। पहले तो बस एक फोटो और थोड़ा सा कैमरा पे बातचीत करती थी टू सी कि ये कॉन्फिडेंट इनफ है, कैमरा पे कैसे दिखते हैं, एंगेजिंग है कि नहीं। फिर उसके बाद जो बहुत स्टैंड आउट लोग थे उनके पास वापस जाके एक झूठी मूठी का सीन, हम तो सीन बोलते हैं, मैं उसे झूठी मूठी का एक सिचुएशन करते थे कि अच्छा एक बिल्ली आई है और उसने आपका सारा ऊन खराब कर दिया, अब आप उसको मारो। या एक बच्चे के साथ कुछ, जैसे ये विलन है और आप इसको इसको डिशूम डिशूम करो, कुछ भी सिचुएशन। तो वो इंस्ट्रक्शंस कैसे देते थे, दैट वाज द सेकंड राउंड। थर्ड राउंड वाज देन विद डायलॉग सीन, किसी और को लेके कुछ लोकल भाषा में ही कुछ डायलॉग, कुछ सिचुएशन में दे देती है उनको, कुछ इमोशनल सिचुएशन या कुछ फनी सिचुएशन। तब जब मैंने फाइनल किया कि ये लोग अच्छे, फिर फाइनल स्टेज तो मेरा टेस्ट था, क्योंकि नॉन एक्टर्स ये जो लोग हैं इनको कन्विंस करना कि शूट में शामिल हुए इस तरह से कि वो कमिटेड रहे। पूरा 1 महीने का शूट था, 35 डेज का शूट था, दैट इज क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड। एंड उनको अपनी डेली लाइफ से छुट्टी लेके आना पड़ेगा और 100% कमिटेड रहना पड़ेगा। उनको कुछ आइडिया था नहीं कि शूटिंग कैसे होती है, मतलब उन्होंने सोचा कि बहुत ग्लैमरस जैसी चीज होगी, लेकिन एक सुबह इतना जल्दी उठना और फिर एक के बाद दूसरा टेक करना, 3, 4, 5, 6, 10 टेक करना, मतलब 1-2 दिन के लिए अच्छा है, उसके बाद थोड़ा टीडियस हो जाता है या टायरिंग हो जाता है। So that was a little tough, but I'm very lucky that I found the characters that I found and formed a relationship with them enough for them to कि वो मुझे दे पाए जो मुझे चाहिए फिल्म के लिए। वो ही मेरी कोशिश रही थी। इन दोनों जो माहौल है वहाँ कोई किसी पर यकीन नहीं करता, और जो शहर में पले बड़े बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं या युवा पीढ़ी जैसे आपकी निया है, ये तो बिल्कुल यकीन करना भूल गए हैं लोगों से। बिल्कुल। इसके बावजूद निया उस 70 साल की बुढ़िया जो नानी उसकी बातों पर यकीन क्यों करती है, या उस पर यकीन करने आपने दिखाया, तो उसके आपकी सोच क्या है? आई थिंक आप बहुत सही चीज बोल रहे हो कि हम इतना कंडीशन हो गए हैं कि ऑन वन हैंड निया को सख्त जरूरत है प्यार की और कोई उसको संभाले, सख्त जरूरत है इस चीज की, इस हालत में। लेकिन वो इतनी क्लोज्ड है कि किसी को वो चीज करने के लिए वो इजाजत भी नहीं दे रही है। लेकिन मैंने ट्राई किया है कि स्लोली फिल्म की बिगनिंग से लेके मिडिल पॉइंट तक कि पहले निया बहुत क्लोज्ड है इन लोगों की तरफ, लेकिन कुछ ऐसी विंटर सीजन ऑफ कोर्स प्लेज वन रोल कि कभी कभी इतनी ठंड है और वो इतनी रिमोट जगह में है और लाइट चला गया है और उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, शी हैज टू डिपेंड ऑन दिस ओल्ड लेडी एंड द ओल्ड लेडी डज टेक केयर ऑफ हर। ऑन द अदर हैंड ओल्ड लेडी जो है, जो नानी है बीमी जी, वो कहने के लिए चीजें नहीं कहती, वो कुछ पॉइंट बताती है तो एक दो जोक की तरह बताती है। सो दैट इज ऑलवेज मोर अल्योरिंग एंड कन्विंसिंग रादर देन समवन जो आपको सबक सिखाए ऐसे। सो आई थिंक दैट इज हाउ बीमी जी विंस हर ट्रस्ट लिटिल बिट। एंड सनी के साथ तो इट्स अ बिट ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे सनी का तो एजेंडा यही है कि
अभी अकेला रहता है बेचारा, उसका फादर बिजी रहता है वर्क में, हाफ द टाइम वहाँ पे है नहीं है, नानी नानी तो नानी है, लेकिन उसको कुछ चाहिए, कोई चाहिए मेरे साथ खेलने के लिए। और वो निया जो कोई अजीब जैसी लड़की है जिसने कभी देखी नहीं, लेकिन जो भी है कोई तो है जो उसको उसके साथ क्रिकेट या टिफी या जो भी है खेल पाए। तो उसका एजेंडा तो यही है कि मुझे कोई मिल जाए खेलने के लिए, लेकिन उसमें से निया को क्या मिलता है, वो एक एक बचपना लौट जाता है उसके अंदर, फिर से वो मुस्कुराना शुरू करती है, हंसना शुरू करती है, उसके गेम्स में मिल जाती है, और उसी से उसका हीलिंग शुरू होता है। या सेकंड चांस में जी, सुभद्रा कहाँ है और किस रूप में है? हर जगह। आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल फिल्म। जैसे कि मैंने आपको बताया, शायद मिया का रियलिटी खुद मैं आजकल जी रही हूँ, या कुछ साल पहले सनी में एक बार थी जब मैं वो 7 साल की बच्ची थी पहाड़ों में अकेले, और एक टाइम पे मैं बीवी जी भी बनूंगी। जरूर। तो हर जगह में है, पहाड़ों में, शहर में, आई थिंक हर फ्रेम में आपको सुभद्रा ही दिखेगी, हर डायलॉग में सुभद्रा दिखेगी, हर डिसीजन में। इट्स वेरी वेरी पर्सनल फिल्म, आपको हर जगह दिखेगी। सेकंड चांस देखने के बाद जी, दर्शक के दिमाग में क्या सवाल उठेंगे या क्या रह जाएगा? सवाल तो पता नहीं, लेकिन आई होप, मेरी आशा ये है कि शायद जो भी देखे उनको वो एक ऐसी जगह जाए जहाँ ऑफ कोर्स काफी लोग हिमाचल घूम चुके हैं एज टूरिस्ट, लेकिन जिस तरह से मैं बहुत ऑथेंटिकली दिखाती हूँ वहाँ का रहने का स्टाइल एंड खाना पीना, लोग कैसे ड्रेस करते हैं, लोग कैसे बातचीत करते हैं, उनकी कल्चर फिलॉसफी, तो उसमें एक ग्लिम्स मिल जाए तो थोड़ा सा जर्नी टू द हिमालयस निया के साथ वो भी देख लें। लेकिन उस जर्नी के बाद जब फिल्म खत्म हुए तो उनको भी एक ऐसा थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग होना चाहिए कि सेकंड चांस सिर्फ निया के लिए नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ भी कभी भी सेकंड चांस पॉसिबल है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ निया का सेकंड चांस नहीं है। मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहती, लेकिन भीमी जी के लिए भी एक सेकंड चांस है फिल्म में एंड में। सनी के लिए भी एक तरह से एक सेकंड चांस है। अगेन मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती, लेकिन सबके लिए इस फिल्म में एक सेकंड चांस है। एंड आई जेन्युइनली बिलीव, आई नो कि काफी दुनिया काफी कठिन है, और कई लोग बोलते हैं हम आजकल कलयुग में रह रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन अगर हमारे दिल में आशा ना हो, अगर हम पॉजिटिविटी ना कल्टिवेट कर पाए, तो फिर लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो थोड़ा सा हौसला रखना है, एंड थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म एंड होप रखना है, एंड बिलीव के कुछ भी हो तो बुरा हो तो उससे आगे बढ़ पाएंगे हम। जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है, जिनके लिए प्यार कॉफी डे शुरू होता है, कॉफी डे खत्म हो जाता है, कॉफी डे उन्हें निया से क्या मिलेगा? आई थिंक उन्हें निया से क्या मिलेगा कि थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव, जैसे कि आप बोल रहे हैं कॉफी डे में ही खत्म शुरू होता है और वहीं पे खत्म होता है। आपने बहुत राइट चीज बोला, वो बहुत नैरो पर्सपेक्टिव है। प्यार एंड लव इज अ वेरी वेरी ब्रॉड थिंग, एंड does not have to only be romance with boyfriend girlfriend, does not only have to be love between mother father and son daughter sister brother। प्यार हर जगह है। आपको कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कहीं पे आप जाओगे और एक बच्चा आपको किसी चीज से कुछ करेगा और आप मुस्कुराओगे, वो भी प्यार है। कोई बुजुर्ग आपको कुछ ऐसी चीज, ऐसे स्मॉल जेस्चर करेगा या कुछ बोलेगा, और उसमें भी प्यार है। मोमेंटली आपको रिलीफ भी आएगा, और आप एट सम पॉइंट आप भी समझ पाएंगे कि आप भी इस प्यार के लायक है, काबिल है, और आप भी यही प्यार दे पाएंगे अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, जैसे कि निया करती है।
जो फिल्में देखेंगे। आपको नहीं लगता ये जो फिल्म है सेकंड चांस, वो कहीं ना कहीं हर माँ बाप को ये संदेश भी देती है कि भाई आप की पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों का विश्वास जीत के रखें? I hope so. I don't want to be judgmental about how people are bringing up their children. It's a huge responsibility, हाँ। इस दुनिया में एक इंसान लाना और फिर उनको पाल पोस के बड़ा करना लॉजिस्टिकली भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली भी इट्स वेरी वेरी टफ, बट इट इज़ अ जॉब टू बी टेकन वेरी सीरियसली ऑन एवरी फ्रंट। ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को सबसे अच्छे स्कूल में जाओ, लगा लो और जो भी चाहिए खरीद के दो और पैसा फेंको और फिर कॉलेज में भेजो, फिर बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दो। वो सब है नहीं आपके पास। एक कुछ और चीज़ है जो वो उसके पास है नहीं, जो उसके ज़िंदगी में इतनी बड़ी काइंड ऑफ वॉइड पैदा किया है, जो इवेंचुअली वो खुद फिल कर पाती है बाय स्पेंडिंग टाइम इन नेचर एंड बाय जो भीमी जी और सनी उसको दे पाते हैं। हिमाचल में जहाँ की आपका अपना घर है एक तरह से, वहाँ शूट करने के क्या अनुभव है आपके? तो हमने शूट कुल्लू में किया था एक्चुअली। हमारा मेन लोकेशन नगर में है, तो ज़्यादातर हमने छोटा सा टीम था, बजट भी छोटा था, तो हमने ऐसे प्लान किया कि ज़्यादातर हम जो मेन अपना घर है नगर में उसके आसपास जितना हो सके वहाँ पे शूट करेंगे। तो ज़्यादातर शूटिंग लोकेशंस आपने देखी हैं ऑफ अपर कुल्लू, मनाली, नगर, एंड एक बिगनिंग एंड एंडिंग सीन्स हमारा लाहौल वैली में शूट हुआ है। अच्छा। अब जहाँ तक ये अनुभव है, इट इज़ बहुत कम फिल्में बनती है, मतलब बनती है तो मुंबई से आके क्रू आता है और वहाँ पे शूट करके चले जाते हैं, लेकिन हमारा ना ही ऐसा टाइप ऑफ क्रू था, ना ही ऐसी स्टोरी थी, हमारा कुछ अलग ही चीज़ था। तो लिमिटेड क्रू था, टफ शूट था। हमने इट इज़ सेट इन विंटर मंथ्स, तो वो एक और काइंड ऑफ इम्पेडिमेंट था, और ऑल्टीट्यूड भी हमारा काफ़ी हाई है, तो बहुत टफ शूट रहा। हमारा जो बिगनिंग का ओपनिंग फिल्म है वो सुबह लाहौल में इट वाज -20 डिग्रीज। क्या मतलब आई रिमेम्बर क्राइंग दैट डे, क्योंकि आई वाज जस्ट लाइक हाउ टू डू दिस शूट, किसी तरह से हो चुका, एंड ऑल्टीट्यूड भी 10,000 फीट था, तो काफ़ी टफ था। इट वाज अ टफ शूट, बट समहाउ वी पुल्ड इट ऑफ। मैंने ये भी ट्राई किया कि हमारे जो टेक्निकल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट है, साउंड, सिनेमाटोग्राफी, ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर, ऑल दीज चीज, ये डिफरेंट जगह से, मुंबई, दिल्ली, असम एक्सेट्रा प्रोफेशनल्स, लेकिन इनके जो असिस्टेंट्स थे, जूनियर क्रूज, जितना एज मच एज पॉसिबल मैंने लोकल पीपल पिक किए, जिन्होंने ऑल टचवुड इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। हमारे लाइन प्रोड्यूसर मिस्टर संजीव सकलानी, मेरा फिर एक लोकल डायलॉग ट्रांसलेटर, कल्चरल कंसल्टेंट शेरू बाबा, हमारे आर्ट डायरेक्टर दीपक ठाकुर, सब लोकल हैं, बिलोंगिंग टू मनाली इटसेल्फ। एंड मोस्ट ऑफ ऑल मेरा जो मेरा पहले तो इंटर्न था करण बिष्ट, फिर वो प्रोडक्शन असिस्टेंट बन गया, फिर वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया, फिर कभी कभी कैमरा में भी काम करता था, कभी ये भी करता था, तो इवेंचुअली उसका नाम हमने सब कुछ रख लिया, क्योंकि वो हर डिपार्टमेंट में सब कुछ कर रहा था। तो ऐसा टाइप ऑफ एक्सपीरियंस था। बॉलीवुड के लोग हिमाचल में जाते हैं, कुल्लू, मनाली, हर जगह वहाँ के लोकेशन पर जाके शूट करते हैं, महीने भर शूट करते हैं, लेकिन फिर भी हिमाचल में फिल्में क्यों नहीं बनती? ये लोग जो आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं और यूजुअली शूट करते हैं क्योंकि सीनिक जगह है, तो फिल्म में ऐसी स्टोरी होती है कि हीरो हीरोइन का एक तो डांस नंबर होता है, या कोई हॉलीडेज का सीन होता है, या तो कुछ कैंप लगता है, या कुछ हनीमून होता है, कुछ ऐसे से। तो इट्स ऑलवेज विजिटर पर्सपेक्टिव। कभी कभी उन्होंने ट्राई किया है कि लोकल भी दिखाए, लेकिन एक तो बाहर के एक्टर्स लाते हैं और काफ़ी घिचपिच विदाउट प्रॉपर रिसर्च ऐसे दिखाते हैं, तो बिल्कुल इनऑथेंटिक फीलिंग होता है उसका। और इसलिए मैं रियली ट्राई
कर रही हूँ। मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितना हो सके इस फिल्म हिमाचल में बनाऊँगी। इस बार कुल्लू में बनाई है। बाकी वादियों में भी एक एक कहानी, हर वादी का एक अपना फिलॉसफी, अपना कल्चर, अपना लैंडस्केप है। उस हिसाब से स्टोरी सेट करूँगी और बनाऊँगी, यही मेरी उम्मीद और आशा है। और आई रियली होप, इन फैक्ट देयर आर फ्यू यंग फिल्म मेकर्स from Shimla and one from Bilaspur, from different places, जो शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं और एक दो ऐसे फीचर लेंथ बना रहे हैं। तो आई रियली होप कि in the coming years there will be more Himachali stories from the inside of Himachal, अंदर से जो बाहर आ रही है। ये नहीं कि बाहर से आके कुछ पार्ट यहाँ पे या कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन करके, but stories from the inside are always different. सेकंड चांस को कई इंटरनेशनल फेस्टिवल में दिखाया गया, जी, पुरस्कृत भी हुआ। वहाँ लोगों के फिल्म क्यों पसंद आई, क्या कहा लोगों ने? जी, मुझे तो पहले थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी पर्टिकुलर जगह है जो फिल्म की दिखाई गई है। लेकिन थैंकफुली लोगों ने रिलेट किया स्टोरी के साथ और उनको बहुत बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ है फिल्म का। आई थिंक क्योंकि फिल्म में ह्यूमर भी है, थोड़ा सा बहुत इमोशनल फिल्म है। इसमें दर्द भी दिखाया जाता है, बीच में ह्यूमर भी दिखाया जाता है और फिर रिकवरी भी दिखाई जाती है, बहुत सारी। तो दीज इमोशंस हैव रियली टच्ड यूनिवर्सली एवरीवन एंड पीपल आर वेरी इम्प्रेस्ड विद द लोकेशंस। तो इम्प्रेसिव है ही, अब हिमालयस है, उससे क्या क्या इम्प्रेसिव हो सकता है। पीपल आर इम्प्रेस्ड विद द कैरेक्टर्स, क्योंकि काफ़ी हमेशा वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस आता है कि क्यों लोग कि ये एक्टर्स कौन है, तब मैं बोलती हूँ कि ऑल नॉन एक्टर्स है, तब और भी इम्प्रेस हो जाते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं अबाउट हिमाचली कल्चर, जैसे हमारी जो कुल्लू टोपियाँ पहनती है हम फिल्म में सब मर्द पहनते हैं, तो उसके बारे में एक चेक रिपब्लिक में एक आदमी ने पूछा था कि ये टोपी क्या है और क्यों पहनते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। फिर एक लेडी ने पूछा कि अच्छा उस सीन में वो कुछ बना रहे हैं डिश, जो लोकल डिश है, वो बहुत यमी लग रही है, मुझे खाना है, कहाँ पे मिलेगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ यंग वुमेन स्पेशली इन अमेरिका spoke to me about abortion laws in India, because it comes into the निया का जो termination of pregnancy हुआ है, तो उसके बारे में डिस्कशंस हुई हैं कि लीगली क्या है और सोशल रियलिटी क्या है। बाकी तो काफी यूनिवर्सल, लोगों को बिल्ली बहुत पसंद है, फिल्म में जो बिल्ली है। तो इसमें आप तो मेन फिल्म का थीम है अबॉर्शन वाला, वहाँ बोले थे जो सोशल नॉर्म्स या लीगल टर्म्स इंडिया में है उससे मेल खाए यूरोप वाले, ऐसा लगता तो नहीं है मुझे, क्योंकि वहाँ सोशली बहुत अलग है, इमोशन नाम की चीज होती नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। तब उसको लेके ज्यादातर सोच वहाँ के लोगों की क्या रही? यूरोप में इतनी अबॉर्शन के बारे में चर्चा नहीं हुई। अमेरिका में बहुत ज्यादा हुई। जैसे कि आपको पता है अमेरिका में जो अबॉर्शन लॉज हैं इतने ज्यादा पॉलिटिकल इशू है एंड इट इज वन ऑफ द मेन इलेक्शन इश्यूज। तो बहुत ज्यादा अमेरिका में इसके बारे में डिस्कशंस हुई हमारे AFI फेस्ट में। और अभी अगले साल अगले महीने जून में हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं, न्यूयॉर्क में स्क्रीनिंग होगी, वहाँ पे भी आई एम श्योर लोग इसके बारे में बात करेंगे। यूरोपियन ऑडियंस वो मोर चार्म्ड बाय आई थिंक द लोकल कैरेक्टर्स एंड हिमालयन कल्चर, नेचर, और जैसे कि आप बोल रहे थे फिलोसफी, climate change, nature worship, confluence of these two things, the way it happens in the film, they were more charmed by this. Yeah. सेकंड चांस के बाद की क्या योजना है आपकी? अभी तो देखिए, एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर तो हर चीज खुद ही करते रहते हैं, तो सेकंड चांस का जर्नी अभी खत्म नहीं है। हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है जो 13 जून को थिएट्रिकल रिलीज होगा। बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं हमारी, प्लेटून डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ हेडेड बाय शिलादित्य बोरा, जो कि बहुत डेयरिंग तरह से एक ऐसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्टिक फिल्म क्या रिलीज कर रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू देम।
फॉर टेकिंग दिस अप। तो यही बहुत बड़ा वर्क है कि हाउ टू मेक इट रीच, मेक श्योर दैट यू नो ऑडियंसेस, इट्स रीचिंग द राइट ऑडियंसेस, और लोग आजकल सिनेमा में आए, टिकट खरीदे और फिल्म देखे, क्योंकि स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं है। और कोविड के बाद खास तो ऐसी लोगों का एटीट्यूड ये हो गया है कि प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, घर पे बैठ के देखते हैं। सो यही एक काफी बड़ी समस्या है। तो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स द रिलीज विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज दैट वी हैव, एंड फिर थोड़े से फेस्टिवल्स बाकी है जो कि मैं जाना चाहूंगी टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ द फिल्म। उसके बाद एक दूसरी स्क्रिप्ट है जो मैंने शुरू की है, दैट इज सेट इन धर्मशाला, एंड इट इज स्टोरी अबाउट 2 women। एंड उसके बाद मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी क्योंकि बहुत अर्ली स्टेजेस पे है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सेकंड चांस से काफी अलग है इन टोनालिटी एंड स्टोरी, तो वो और भी एक्साइटिंग है, क्योंकि एक क्रिएटिव पर्सन को फिर से अपनी आर्ट रिपीट करने का कुछ फायदा नहीं है। यू शुड ट्राई समथिंग डिफरेंट। हाउएवर बीच में अब देखिए, आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू कि ऐसी फिल्म तो अब मैंने ही इतनी मुश्किल से बनाई है, एंड आई हैव हैड नो पेमेंट फॉर इट। तो आई एम होपिंग कि बीच में कुछ ऐसी कुछ भी तरह की कुछ जॉब्स मिल जाए, वेदर इट्स राइटिंग और डायरेक्टिंग, व्हेन आई गेट पेड, ताकि कुछ साल के लिए फिर गुजारा चल जाए नेक्स्ट फिल्म शुरू करने से पहले। जी, फिल्म के सेट पर क्रिएटिव डिफरेंसेस बहुत होते हैं, कैमरामैन और डायरेक्टर के बीच भी होते हैं। जी बिल्कुल। आपके यहाँ कैमरामैन आपके हस्बैंड थे। जी। कितने झगड़े हुए? हाँ, इट वाज चलो मैं आई स्टार्ट अगेन। सो द फिल्म इज शॉट बाय स्वप्निल सोनावने, who actually जब हम फिल्म शूट कर रहे थे तो ही वॉज माई पार्टनर, एंड फिल्म के पोस्ट में उन्होंने मुझे प्रपोज किया, और फिर जब हम साउंड डिजाइन कर रहे थे उस टाइम हमने शादी कर ली, और जब प्रीमियर किया तो इट वाज एक्चुअली आवर फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी। तो ऐसी हमारी स्टोरी रही है, एंड he was very committed to the film because he felt so strongly attached to it because it was my story. लेकिन सेट पे एक दूसरे के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि सबके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं, बट तो झगड़े तो हुए, काफ़ी झगड़े हुए, बुरे झगड़े भी हुए, फिर रिजॉल्व भी हो गए किसी तरह से। फिल्म तो शूट तो हो गई, बट आई थिंक ऑल द डिसीजंस दैट ही टुक have been right decisions. You will hopefully see it in the film, क्योंकि बहुत सुंदर सिनेमाटोग्राफी है फिल्म की। और मैं सुंदर नहीं बोलूंगी, अप्रोप्रिएट बोलूंगी। जहाँ पर सुंदर होना चाहिए सुंदर है, लेकिन जहाँ पे कैरेक्टर से के साथ रहना है वहाँ पे कैरेक्टर, और जहाँ पे खोल के ब्यूटीफुल देखना है नेचर का ग्लोरी, वहाँ पे वैसा है। तो आई थिंक ही इज रियली टेकन द राइट डिसीजंस विद द फिल्म, एंड बहुत कंस्ट्रेंट्स के साथ शूट हुई है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि कितने बढ़िया से बढ़िया कैमरा लेंसेज, लाइटिंग पैकेज, ग्रिप्स, वो 2 लोग थे, स्वप्निल और उनके एसोसिएट प्रवेश। उन्होंने खुद ही पूरा शूट एंड फोकस एंड लाइटिंग एंड ग्रिप्स सारे 2 लोग ने ही किए, और वो एनवायरनमेंट में, बर्फ में और वो सब, तो काफ़ी बहुत हार्ड वर्क था। जी, सुभद्रा महाजन जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।